बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, एक तरफ तो मुजफ्फराबाद में लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। मुजफ्फराबाद पूरे आज़ाद कश्मीर से बिम्बर से लेकर ताओ बट नीलम तक और फारवरकोटा से लेकर निक्याल तक लोग मुजफ्फराबाद की तरफ आज़म सफ़र है, वो अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को कश्मीरियों के लिए नो गो एरिया बढ़ा दिया गया है। आज इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे। ये इनका ताल्लुक अवामी एक्शन कमेटी से नहीं था। ये वो लोग थे, मेरी तरह के वो लोग थे। कश्मीरी साफी उसको कवरेज कर रहे थे। मेरी तरह के वो लोग थे जो मुतासर थे कि कश्मीर के अंदर पिछले 5 रोज से जो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन बंद किया हुआ है और तमाम दाखिली रास्ते कश्मीर के बंद किए हुए हैं। वो अपने प्यारों के हवाले से, जानने के हवाले से वो एहतजाज कर रहे थे कि मोबाइल फ़ोन सर्विस को बहाल किया जाए, लैंडलाइन नंबर को बहाल किया जाए, ज़राए रसल और रसायल को बहाल किया जाए ताकि वो अपने प्यारों की खैरोफियत दरियाफ्त करें। और उन पर इस्लामाबाद पुलिस ने बेरहम तशद्दुद किया है, बेहमाना तशद्दुद किया है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर घुस कर उन्हें मारा गया है। इस पर बात करेंगे। और फिर आपको नाज़रीन याद होगा कि 7 मई 2025 जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने, आईनी बेंच जिसकी सुनवाई जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम पर बुनियादी इंसानी हकूक पर बम फोड़ा था। और आज ही इस जंग के बीच में जो इस वक्त एक एहतजाज हो रहा है, इसके बीच में आज उन्होंने एक और बम फोड़ा है और उसका तफसीली मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने विला पीपल जो अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर शाह जिसकी बात करते थे कि आइन की बुनियाद जो होती है वो लोगों की मर्जी, लोगों की राय की होती है कि जिस तरह वो लोग जाते हैं। यह बुनियादी तौर पर इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ मामला था। इलेक्शन में लोगों की राय को अहमियत दी जाती है, लोगों के वोट को अहमियत दी जाती है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मांगा था, वो कागजात मांगे थे लोगों के। और आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में उस बेंच ने उस अक्सरियती फैसले को कालादम, यकसर कालादम करार देते हुए उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला दिया, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन बात करता हूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज क्या कहा है, इस पर बात करता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हुआ और कश्मीर में क्या हो रहा है इस वक्त। एक तरफ तो हम मज़ाकराती कमेटी जहाज़ भरकर, हेलीकॉप्टर भरकर मुजफ्फराबाद भेज रहे हैं कि वो वहाँ जाएँ, अवामी एक्शन कमेटी से जाकर, उनके लीडर से जाकर वहाँ मुज़ाकरात करें। लेकिन दूसरी तरफ हम वफाकी पुलिस कश्मीरियों को कुट लगा रही है और वो भी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस कर जो साफियों का दूसरा घर होता है वो साफियों को मार रही है। इस पर बात करेंगे। तो मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ जो आज तफसीली फैसला जारी किया गया। ये 46 पेज का फैसला है। 40 पेज, इसमें 6 पेजेस का जो सलाउद्दीन पवर हैं जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने इसमें इजाफी नोट भी लिखा है। बहरहाल मैं आपको फैसला उसके चीदा निकात पढ़कर सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी कि फ्रीक बने बगैर पीटीआई को रिलीफ मिला जो बरकरार नहीं रह सकता था। ये फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में फ्रीक ही नहीं थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में फ्रीक नहीं थी तो कौन था? नशिस्त मखसूस जिसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी गई थी। विला पीपल को जूते की नोक पर रखा गया था। विला पीपल को खंजर से ज़बह किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 187 यानी मुकम्मल इंसाफ का पैमाना इस पर लागू करके वो मखसूस नशिस्त अक्सरियती बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी थी और हुकूमत फैसले के खिलाफ उन्होंने नज़रसानी दायर की थी। फिर आईनी बेंच के सामने ये केस लगा था और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वो फैसला कालादम करार दिया था। उसका अक्सरियती फैसला जारी हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। पीटीआई चाहती तो फ्रीक बन सकती थी मगर जानबूझकर नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला भी जारी करते हुए कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वजूहात तहरीर की है
तफसीली फैसले में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर की समात से अलग होने की वजूहात पर अलग नोट भी शामिल है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि रिव्यू पिटीशन सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। 13 रुकनी आईनी बेंच के सामने नजरसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर की गई। आईनी बेंच के 11 जजों ने फ्रीकैन और अटारनी जनरल एडवोकेट, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल, जितने भी एडवोकेट जनरल है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, उनको भी नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। बेंच के 2 अरकान ने मुख्तलिफ राय दी और रिव्यू पिटीशन मुस्तरद कर दी। 2 जजेस ने हतमी फैसला सुनाकर मजीद कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। वो आपको पता है नाज़रीन के जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच से अलग हो गए थे, वो बेंच से उठकर चले गए थे। तफसीली फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ा हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई कि वह मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। मरकजी फैसले में PTI को रिलीफ दे दिया गया जबकि वो फ़रीक ही नहीं थी। PTI अगर चाहती तो बतौर फ़रीक शामिल हो सकती थी, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। PTI केस में किसी भी फोरम पर फ़रीक नहीं थी। जो रिलीफ मरकजी फैसले में मिला बरकरार नहीं रह सकता, यानी कि अक्सरियती फैसले का जो रिलीफ दिया गया था, जो फैसला दिया गया था कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इस बेंच ने, आईनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन, जो आलम इस्लाम मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट हैं, वो ये लिखते हैं। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। 80 आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दावा नहीं किया कि वो PTI के उम्मीदवार हैं या मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी। मरकजी फैसले में इन जमातों को बगैर सुने डी-सीट कर दिया गया, जो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। इसकी सरियन खिलाफ वर्जी की गई। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक मौके पर यह रमाज दिए थे, ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि देखें ना जी, जो हमारी मखसूस, ये जो ख्वातीन की नशिस्तें मखसूस, ये दूसरी जमातों को दी जाएंगी, वो भी ख्वातीन को दी जाएंगी। यानी कि इन्होंने दौरान समाअत ही अपना माइंड जो है वो दिखा दिया था कि मैं क्या करूँगा। अब कोई ये भला ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हूँ, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनके साथ हूँ, जस्टिस हसन अजहर रिजवी उनके साथ हूँ, तो फिर ये जो हीरू पर मुश्तमिल ये आईनी बेंच है, ये आइन और कानून के मुताबिक कैसे फैसला दे सकते हैं। इलेक्शन में वोट को बड़ी अहमियत दी जाती है। हुकूमतें, वोट, जमहूरी मुल्क में हुकूमतें जो बनती हैं वो वोट की ताकत से बनती हैं, अवाम की राय की ताकत से बनती हैं। जब अक्सरियती बेंच ने यह फैसला दिया था, तो जस्टिस मंसूर शाह जो इस बेंच के जो अक्सरियती हेड, उस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला लिखा था। आथर जज थे वो। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में विल ऑफ पीपल को देखा जाता है, अगर विल ऑफ पीपल को माइनस ही कर दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता, फिर आइन भी नहीं बचता। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक अपनी तशरीह की, उन्होंने आइन की अपनी तशरीह की। उन्होंने कहा कि 187 वहाँ पर लागू नहीं होता, 187 के जरिए इंसाफ फराम नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने ये भी लिखा है कि अक्सरियती बेंच ने 187 की इम्प्लीमेंटेशन करके, अमल दरामद करके उस पर आइन से इनराफ किया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक पर जो बम गिराया था, जो मिलिट्री अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था, इस तरह आज उन्होंने एक नए आइन की तशरीह की है। उस अक्सरियती फैसले को जो 8 रुकनी बेंच ने दिया था, उसको यकसर कालादम करार दिया है। यानी कि पाकिस्तान में इलेक्शन को बेमानी करार दिया गया, जो आज फैसला हुआ है। इसके मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मुताबिक अगर वोट होते हैं तो वोट दूसरे संदूकचों में चले जाएं जी, वो ठप्पे पर ठप्पा लगाकर जो मर्जी किया जाए, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इनके मुताबिक ये कहते हैं जनाब कि जमहूरियत में विल ऑफ पावर की तरफ जाया जाता है, जिस तरह ये हजूर विल ऑफ पावर की तरफ गए, यानी जिधर ताकत है वो ये उस तरफ गए, विल ऑफ पीपल की तरफ गए ही नहीं। उन्होंने
उसका जायजा तक नहीं लिया। उसको उन्होंने बेंच के सामने जब केस की समाअत हो रही थी सुना तक नहीं, 187 को लगाया तक नहीं, उस पर दलाइल तक नहीं लिए गए। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आज का फैसला था, जो कि मैं समझता हूँ कि अब क्या कहा जाए कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये वो हीरे हैं जो चुन चुन कर यहाँ बैठाए गए, चुन चुन कर यहाँ बैठाए गए ताकि वो आइन और कानून नहीं, ताकतवरों की अहकामात पर अमल करते वो फैसले दें, और यही फैसला हुआ। तो नाज़रीन, मैं आता हूं अपनी अगली दूसरी स्टोरी की तरफ। आप जानते हैं कि कश्मीर में इस वक्त लाखों की तादाद में लोग, नौजवान, बच्चे ज़ईफ सड़कों पर हैं। कश्मीर के अंदर 10 से ज़ायद लोग जानू से के। कश्मीर को इस वक्त उसका राब्ता दुनिया से मुनक़ता है, मुकम्मल तौर पर कट ऑफ है। 5 दिन हो गए वहाँ पर रसों गाड़ियाँ नहीं जाती, दाखिली रास्ते बंद किए हुए हैं, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, उसको बंद किया हुआ है, मोबाइल सर्विस बंद है, लैंडलाइन नंबर बंद है मुकम्मल तौर पर। और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, उन कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ जी, 5 दिन हो गए मुझे अपनी माँ से बात किए हुए। हमारे दोस्त सोहेल रशीद साहब, उनके वालिद साहब की वो टांग फ्रैक्चर हो गई, तो वो घर तक नहीं जा सके। 5 दिन हो गए, कोई राब्ता ही नहीं कि उनके वालिद साहब की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, वो सेहतयाब हुए, कहाँ उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ या नहीं। इसी तरह के जो लोग जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी यहाँ पर एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुलाजम हैं, मजदूर हैं, रेड़ी लगाए हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कि भाई कश्मीर के अंदर मोबाइल सर्विस बहाल की जाए। तो वो एहतजाज कर ही रहे थे कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस के गबरू जवान आए और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर घुसकर साफियों को मारा, कश्मीरी साफियों को टारगेट बनाया किया गया, और जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे उन्हें टारगेट किया गया। यानी कि इस्लामाबाद को कश्मीरियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। और मेरे खुदा रहा, जब कश्मीरी हमारी माएँ बहनें जब सुबह उठती हैं तो वो अपने मकानों की खिड़कियां खोल कर देखती हैं कि हमारी मदद के लिए पाकिस्तान से शायद कोई आया होगा। यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। हम 78 साल से हिंद की बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। हमें कभी दहशतगर्द बना दिया जाता है, हमें कभी रॉकेट फंडर का वो बना दिया जाता है, और कभी हमें कहा जाता है कि हम भारतीय एजेंट हैं, हम हिंदुस्तानी एजेंट हैं, कभी हम पर मुक्ति बानी का लेबल लगा दिया जाता है। और इधर से सरकार ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने एक हेलीकॉप्टर भेजा, जी जाएं आप मुजफ्फराबाद, उसमें 10 से 15 लोग वो लाद कर भेज दिए गए कि जाएं आप मुजफ्फराबाद जाकर जो अवामी एक्शन कमेटी है उससे जाकर मुज़ाकरात करें। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं, मुकालमा शुरू होता है, मुज़ाकराती जो अवामी एक्शन कमेटी का जो मेंबर है, 13 मेंबर, वो उसमें शरीक होते हैं, बाकी मेंबर रास्ते में होते हैं, वो आ रहे होते हैं मुजफ्फराबाद। उन्हें तो पता ही नहीं जी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, वहाँ तो मुकम्मल ब्लैक आउट है ना। पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुकम्मल ब्लैक आउट है, टेलीफोन, मोबाइल सर्विस सब कुछ बंद है, तो उन्हें किस तरह पता चलेगा? वो मुजफ्फराबाद की तरफ आज़म सफ़र है, वो जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं। लेकिन जो मुज़ाकराती टीम बैठी हुई है उसमें 3 अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर बैठे होते हैं, वो कुछ अपने जो रखते हैं उस मुज़ाकराती कमेटी के साथ अपने मुतालबात। एक तो वो ये कहते हैं कि जो लोग मारे गए, जो लोग शहीद किए गए, जो लोग जान से मारे गए, उनकी FIR हुक्मरान वक्त और उसमें जितने भी मुलव्वस एहलकार हैं उनके खिलाफ काटी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी वो माजरीन की 12 से नशस्तों के हवाले से, अब वो ये कहते हैं कि ये नहीं कि रातों रात इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अब यकीन दहानी करवाई जाए कि पार्लियामेंट, जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट है, उसके अंदर इस पर कानून साजी होगी और कानून साजी के ये जो जाल साजी है इसको ख़त्म किया जाएगा।
लेकिन वहाँ पर अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक तरफ तो ये मामला है, तो दूसरी तरफ आपको मैं बताता हूँ कि नाज़रीन पूरा थोड़ा मैं वो देता हूँ आपको कि जो अवामी एक्शन कमेटी ने वो जो रखे हैं सामने अपने, उसके सामने मुज़ाकरात करते हुए जो अपने उन्होंने मुतालबात रखे हैं, उस पर मैं आपको 1 मिनट में निकाल लूँ, वो सारे तो मुझे याद नहीं रहे कि क्या थे। वो ये थे कि वो जो मैंने आपको बताया था, एक तो जो लोग जान से गए उस हवाले से FIR काटी जाए, फिर महाजरीन की 12 नशिस्तों के हवाले से मुतालबा रखा गया, अशराफिया की जो मराहत है वो मुतालबा रखा गया, और ये कहा गया कि उस वक्त तक ये मुज़ाकरात मनी खेज़ नहीं हो सकते जब तक अवामी एक्शन कमेटी के जो उनकी कोर कमेटी या उसके बाकी मेम्बरान उसमें शरीक ना हो। अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर कमेटी है उसके 32 मेम्बरान हैं। वहाँ पर कोई भी, मैं नाज़रीन आपको ये बात बता दूँ कि वहाँ पर किसी को कोई चेयरमैन नहीं बनाया गया है उस अवामी एक्शन कमेटी में, किसी को सदर नहीं बनाया गया, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है। ये खालिस्तान एक यूनियन कौंसिल की सतह से उठती है, यूनियन कौंसिल से आगे वो तहसील की सतह पर जाती है, तहसील से आगे ज़िला की सतह पर जाती है, और ज़िला की सतह से आगे वो पूरे कश्मीर की सतह पर जाती है। और ये अमूमन ये होता है कि उसमें 32 मेम्बरान हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक जगह का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोटली का कोई इशू है, तो वो कोटली का जो इशू है वो वहाँ का जो कोर कमेटी का मेंबर है वो उस हवाले से पहले मुतल्लिका लोगों को बताएगा, अपनी कमेटी के जो बाकी कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनके सामने ये इशू उसको हाईलाइट करेगा, उसके सामने रखेगा। वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत के साथ मिलकर इस मामले को हल किया जाए। अगर हल नहीं होता तो फिर अवामी एक्शन कमेटी ये करती है कि उस मुतल्लिका ज़िला के जो मेंबर है कोर कमेटी को, उसको सामने रख कर उसकी पुष्ट पर खड़ी हो जाती है, पूरी अवाम उसकी पुष्ट पर खड़ी हो जाती है, और फिर वह मुतल्लिका जो मामला है उसको हल करवाया जाता है। ये उनका कोई मकसूद नहीं है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को गिराया जाए। अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को गिराना उनका मकसूद होता तो जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जनाजा था, जो लोग शहीद हुए थे, वो जहाँ जनाजा पड़ा गया, वो असम्बली जो जहाँ पर पार्लियामेंट आज़ाद कश्मीर की, वहाँ जनाजा पड़ा गया और लाखों की तादाद में लोग उस जनाजे में शिरकत कर रहे थे, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो पार्लियामेंट पहुँच जाते। लेकिन फिर लोग भूल जाते नेपाल में क्या हो रहा है, लोग भूल जाते बांग्लादेश में क्या हो रहा है, फिर लोग भूल जाते कि किसी और दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन उनका ये मकसूद ही नहीं है हुकूमत गिराना। वो अपने जेन्युइन जो उनके मसाइल हैं वो उनको लेकर बैठे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर हम बैठे हैं, लेकिन हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जब मुज़ाकरात मुकालमा हमारा किसी दुरुस्त समत में जाएगा तो फिर उसके बाद हम उठेंगे। लेकिन एक बात आपको नाज़रीन में और बता दूँ, वो क्या है, ये हमारे जो सियाने हैं ना, जो कारीगर है ना, जिस तरह इस्लामाबाद में उन्होंने कश्मीरियों को कुट दिलवा कर एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, नोगो एरिया बनाकर, इसी तरह इन सियानों ने कश्मीर के अंदर भी 26 नवंबर का सोचा हुआ था कि हम 26 नवंबर की तरह जो 26 नवंबर जो इस्लामाबाद में प्लान किया गया था ना, मनसूबा जो किया गया, जो वकूआ हुआ, मैं उस वकूए का ऐनी शाहिद हूँ। इसी तरह का प्लान था कि वहां लोगों को गोलियां मारी जाएंगी। इस्लामाबाद के अंदर पुलिस की वर्दी पहन कर लोगों को गोलियां मारी गई थी। वो पुलिस की वर्दी किन्हों ने पहनी वो सबको पता है। इसी तरह का वहां पर यह प्लान था, लेकिन कश्मीरी जो नौजवान हैं उन्होंने इस प्लान को नाकाम बनवाया। आज़ाद कश्मीर का जो कठपुतली, जो मोरा वजीर आजम है, जो कठपुतली काबीना बैठी हुई है, जो लोगों पर मुसल्लत किए गए हैं, वो भी इस प्लान का हिस्सा थे। और गुज़श्ता रोज गुजरी शब जो रात गुजर गई, बुध वाली रात की मैं बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यह कहा जी के रेंजर भेजे वहां पर। अब वो क्या चाहता था, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के रेंजर को आवाम के सामने खड़ा किया जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो प्लान जो था वो नाकाम हुआ, और वो तो कल पूरा दिन इस्लामाबाद रहा। उसके गर्दन में जो सरिया था ना, वो कश्मीरियों ने निकाल दिया, और आज वो बाँ बाँ करता हुआ मुजफ्फराबाद पहुंचा। कश्मीरी अपना हक लेना जानते हैं, वो खौफ में आने वाले नहीं है, वो डर कर घरों में बैठने वाले नहीं है। क्यों?
हम तो पिछले 8 दहाइयों से खंजर की नोक के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यार। तो ये थे नाज़रीन लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये चैनल आपका अपना चैनल से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन दबाइएगा अपडेट के हवाले से, जो कश्मीर में अपडेट हो रही है उसके हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।